नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस खास शो में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ से जुड़े तमाम टॉपिक्स के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ते हैं कई सीनियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और आज हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। शुक्रिया, थैंक तो डॉक्टर, आपसे इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों को हम यहाँ पे बता दें कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. तो डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की हम बात करें तो इसमें इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही शरीर की दुश्मन बन जाती है, लेकिन इसके बारे में कई लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिरकार ये डिसऑर्डर क्या है। देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जिसे नॉर्मली बाहर के कीटाणु या बाहर की कोई भी नुकसानदायक चीज़ से लड़ने के लिए बनाया गया है। जी। जब वो गलती से अपने शरीर के किसी अंग पे या किसी कण पे अटैक करने लगे और उसको नुकसान पहुंचाने लगे, तो हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। लेकिन डॉक्टर, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मिसफायर होता है, यानी शरीर की इम्यूनिटी शरीर को ही एक फॉरेन मटेरियल मान लेती है, तो ये होता क्यों है? देखिए, वैसे तो शरीर में इम्यून सिस्टम काफ़ी टाइटली रेगुलेटेड है और बहुत सारी चीज़ों में इनके मैकेनिज्म में गलती नहीं होती है, लेकिन अ, कई फैक्टर्स हैं, खास करके जैसे जो हमारे जीन्स हैं, जी। जेनेटिक फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं, और बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जब इनका एक गलत कॉम्बिनेशन होता है, यानी आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और सुटेबल एनवायरमेंटल ट्रिगर जब मैच होते हैं, तो फिर उनके दबाव में और उनके रिस्पांस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ये गलती कर बैठता है, एंड उसके बाद शरीर के ऑर्गन्स पे अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक करता है। डॉक्टर्स, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की हम बात करें तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे मरीज को ये पता चले कि उसे ये बीमारी है? देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है। जी। ये कुछ बीमारियों नहीं है, कम से कम इसमें 80 से 100 तकरीबन टाइप्स की बीमारियां आती हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि अच्छा। शरीर के किस हिस्से को इम्यून सिस्टम का अटैक हो रहा है। जनरली बुखार लंबे समय तक रहना, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करना, थकावट रहना, भूख नहीं लगना, ये सब वज़न कम होना, ये जनरल सिम्टम्स हो जाते हैं। और स्पेसिफिक सिम्टम्स में जॉइंट पेन्स, रैशेस, स्किन में रैशेस आना, मुंह में छाले आना, एक्सेसिव हेयर फॉल होना, और बॉडी के
जिस हिस्से में अटैक ज़्यादा हो रहा है, जैसे थायराइड की पेशेंट में तो अगर थायराइड ग्लैंड पे अटैक हो रहा है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। जी। जॉइंट के पेशेंट में, गठिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें जॉइंट्स के सिम्टम्स, दर्द, सूजन आना। तो ये बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है, बट इसमें कुछ कंप्लेंट्स जनरल होते हैं एंड कुछ कंप्लेंट्स ऑफ कोर्स जिस ऑर्गन पे अटैक हो रहा है उससे संबंधित कंप्लेंट पेशेंट्स को होते हैं। डॉक्टर, इन दिनों हमने इस बीमारी का नाम बहुत ज़्यादा बार सुना, और वो इसीलिए है क्योंकि आजकल इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कोरोना की वजह से। तो ऐसे में कोरोना के इस दौर में भले ही सेकेंड लहर जो है अभी उसे काफ़ी हद तक का काबू पाया जा चुका है, लेकिन थर्ड लहर की बात यहाँ पे हो रही है, थर्ड वेव की। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इज़ ही मोर सस्पेक्टेबल टू कैच कोरोना वायरस? देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस और उनके लिए जो दवाइयाँ चलती हैं, दोनों ही बॉडी के डिफेंस सिस्टम में एक्चुअली वीकनेस क्रिएट करती हैं। और जब ये कोरोना वायरस का फेज शुरू हुआ था तो जी। हम सभी को, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से डील करते हैं, ये डर ज़रूर था कि शायद हमारे पेशेंट्स में इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये बीमारियां ज़्यादा होंगी। लेकिन वर्ल्ड ओवर जो भी इंफॉर्मेशन रही है उसमें कहीं ऐसा नहीं पाया गया है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में कोरोना वायरस का रिस्क ज़्यादा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। हम ज़रूर अपने पेशेंट को सारे एहतियात लेने के लिए कहते हैं, जो भी प्रोटेक्शंस हैं वो करने के लिए कहते हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी हम अपने ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट को इनक्रेज करते हैं। तो रिस्क एक थियोरेटिकल रिस्क ज़रूर है, लेकिन जितना हमने इन 1.5 साल में इस वायरस को देखा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाला रिस्क ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट में नहीं पाया गया है। और डॉक्टर, दूसरा सवाल जो कि अक्सर पेशेंट्स के जहन में रहता है वो ये है कि अगर उन्हें ये डिसऑर्डर है और उन्हें कोरोना हो जाता है कारणवश, तो क्या ये उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? तो इस बात को भी कई बारीकी से, कई रिसर्च में, कई स्टडीज़ में देखा गया है। और यहाँ पे भी यही बात पाई गई है कि जो रिस्क है, जी। जो रिस्क टू लाइफ है या सिवियरिटी या कॉम्प्लिकेशन है कोरोना वायरस से, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट में दूसरे पेशेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा नहीं पाई गई है। डॉक्टर, मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रही थी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या रूट कॉजेज़ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। कई लोग कहते हैं कि जो वेस्टर्न फूड है, स्पेशली जंक फूड है, एक्सेसिव फ्राइड खाना है, उसके वजह से होता है। तमाम तरीके की थ्योरीज दी जाती हैं, बट क्या एक्चुअल रूट कॉजेज़ है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, अपार्ट फ्रॉम हेरिडिटी जिसके बारे में अभी आपने बताया? करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो दो मेन रूट कॉज होते हैं जो ट्रिगर करते हैं। एक है इन्फेक्शन वाला फैक्टर, जैसे कि हमारे वातावरण में जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, या कुछ मेटल्स हैं या केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये सब एज अ ट्रिगर रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरा जो बिलीफ है, जी। हालांकि वो एक कॉन्सेप्ट है और सिर्फ कुछ ही बीमारियों में हम्म। लागू होता है, वो फूड से रिलेटेड जो एज एन कॉजेटिव फैक्टर है। तो ये बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन होगा अगर हम ये कहेंगे कि ये सब सिर्फ प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड को लेने से है, क्योंकि इन्फेक्शन हमेशा से, कई सालों से हमारे साथ रहे हैं। और उनसे रिलेटेड जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो इन सारे फूड या नई चीज़ों के रिलेट नहीं किए जा सकते। जी। लेकिन डॉक्टर्स, जो पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जिन्हें ये डिसऑर्डर है, तो ऐसे में पहला डायग्नोसिस और दूसरा ट्रीटमेंट, इसका क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस बहुत इजी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, फीवर, वेट लॉस, थकावट होना, ये सारी कंप्लेंट्स और भी बहुत सारी बीमारी में होती हैं। और इसलिए एज अ स्पेशलिस्ट हम पेशेंट्स की हिस्ट्री और उनके कंप्लेंट्स को बहुत बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप एक अपने माइंड में एक रफली डायग्नोसिस बना सकें कि अगर ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है या नहीं है, और अगर है तो ये कौन सा वाला ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद
हम कभी कभार कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिससे कि हमको एक क्लू मिलता है। हालांकि सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हम ब्लड टेस्ट करवा के उनके डायग्नोसिस को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत से मामलों में स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को, और स्टीरॉइड्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि स्टीरॉइड्स जो है वो इम्यूनिटी को भी सप्रेस करते हैं। अगेन वही बात आती है कि कोविड का समय है, हालांकि कोविड में एक स्टीरॉइड भी दिया गया बहुत हद तक पेशेंट्स को सेकेंड वेव में, लेकिन स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकता है उसके ऑर्गन्स पे, उसके शरीर पर बुरा प्रभाव रहता है? देखिए, स्टीरॉइड्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है, और ये मैं सभी दर्शकों को ये बात अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट स्टीरॉयड इटसेल्फ, उसके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे अपना फ़ायदा करवाते हैं या आपको नुकसान होता है। और स्टीरॉइड्स के साथ साथ अब साइंस के पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं। हम उनको स्टीरॉयड स्पेरर कहते हैं, जी। इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जो कि धीरे धीरे स्टीरॉयड से लंबे समय में बीमारी को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, और धीरे धीरे हम लोग स्टीरॉयड्स को कम करके बंद करने की हमेशा कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बात सच है कि अगर स्टीरॉयड्स को हाई डोसेज पे बहुत लंबे समय तक सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया तो वो डिफेंस सिस्टम को वीक करके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। और साथ ही साथ स्टीरॉयड्स क्योंकि एक हार्मोन है जो हम सबके शरीर में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मोतिया बिंदु होना, और आगे जाके हड्डियों की कमजोरी आना, फ्रैक्चर का रिस्क होना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी। और इसीलिए ज़रूरी है कि ये दवा सही हाथ में सही डॉक्टर यूज़ करें, जो जानते हैं कि इस दवा को किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करके पेशेंट का फ़ायदा किया जाए और मिनिमम से मिनिमम रिस्क फैक्टर्स को या रिस्क इससे हो। डॉक्टर, इस सिचुएशन में आई एम श्योर कि डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत तो होगी ही, लेकिन दवाइयों के साथ साथ क्या डाइट मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं पेशेंट्स के जीवन में? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि वो ना सिर्फ अपनी जीवन शैली को बढ़ा सके बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर कर सके? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मेरे हिसाब से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हम साइंटिफिकली भी जानते हैं कि स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है, और इसके लिए साइंटिफिक बेसिस भी है। और अगर हम एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं तो ये ज़्यादा चांसेस है कि हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिस्पॉन्स करके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बढ़ाता है। और इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक अच्छी नींद, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हमने एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की, तो जी। स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमारे कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में प्रूवन रिस्क फैक्टर है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डेफिनेटली क्विटिंग स्मोकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो दूसरी बात आपने की कि डाइट वाइज मॉडिफिकेशन, तो जी। जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ बीमारियां हैं जैसे सीलिएक डिजीज, जहां हम जानते हैं कि ग्लूटेन जो कि डाइट में होता है, हम्म। वीट में होता है, राई में होता है, उसमें मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डाइटरी मॉडिफिकेशन से कम हो जाएं या कंट्रोल में हो जाएं, ऐसा साइंटिफिक एविडेंस तो अभी नहीं है। ज़रूर जी। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च चल रहा है और ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। जी डॉक्टर, अगर ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में बात करें तो उसमें और इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिसीजेस, इम्यून डेफिशिएंसी डिसीजेस, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। बिल्कुल। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इम्यून सिस्टम एक्चुअली गलती कर रहा है, एबनॉर्मल रिस्पांस दे रहा है, और अपने बॉडी के सेल्स को बाहर के सेल्स से पहचानने में गलती करके वो अपने बॉडी के सेल्स को अटैक कर रहा है। लेकिन इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें बॉडी के सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में वो ताकत नहीं होती कि वो बाहर के किसी भी कीटाणु या
किसी भी इन्वेडर को हैंडल कर सकें। तो एक तरफ हम इम्यून सिस्टम की वीकनेस या इम्यून सिस्टम की जी इनकेपेबिलिटी को देख रहे हैं, जो कि इम्यून डेफिशिएंसी है, और दूसरी तरफ हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में नॉर्मल इम्यून सिस्टम का एक एबनॉर्मल रिस्पांस देख रहे हैं। तो ये दोनों फर्क जी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमको पेशेंट्स पूछते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, और हम उनको बताते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम एक्चुअली वीक नहीं है, वो गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। जी डॉक्टर। डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऐसे में उसे कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि रूमेटोलॉजी के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। अमूमन पेडियाट्रिशियंस हमें पता होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमें पता होता है। रूमेटोलॉजी लोगों के लिए बहुत एक नया सा ब्रांच है। तो ऐसे में दर्शकों को थोड़ा सा एडुकेट करें उसके बारे में। ये बात सच है कि रूमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एलर्जी हमारे देश में और बाहरी देशों में भी एक इवॉल्विंग न्यू स्पेशलिटी है। और इसलिए हमारे देश में ये ज़रूरी है कि पेशेंट्स डॉक्टर्स को विजिट करें। एमडी फिजिशियंस जो होते हैं या हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक बेसिक आइडिया ज़रूर होता है, ताकि वहाँ से सिम्टम्स रिकग्नाइज हों और वो ज़रूरत पड़ने पर आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से डील करते हैं, उनके पास रेफर कर सकें। और जनरली रूमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट अधिकतर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैंडल करते हैं, जी लेकिन अगर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, जैसे किडनी पे असर है या ब्रेन में ऑटो इम्यून सिस्टम का असर है, तो इन फील्ड के स्पेशलिस्ट भी इन डिजीजेस को हैंडल करने में काफ़ी इक्विप्ड होते हैं, और उस सिस्टम को वो बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। डॉक्टर, आपने वाकई में बहुत सरलता से हमारे दर्शकों को बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, और ख़ास तौर पे इस ऐसे दौर में जहां इस शब्द का हम बार बार नाम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एडुकेट करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। और आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका नाम है TV9 वैन। TV9 वैन यानी वेटिंग एरिया नेटवर्क, जहां हम लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोस फॉर द वेटिंग एरिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।